हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लैटिस एनर्जी को थ्योरेटिकल मोड में कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे बॉन्ड लैंडे इक्वेशन और उसका बाकायदा हम लोग पूरा डेरिवेशन देखे थे, है ना। और उसके बाद उसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा कैपुचिनिस्की इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग समझे थे। सही है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं लैटिस एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। तो देखिए लैटिस एनर्जी को अगर हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना है तो उसके लिए जो तरीका है वो है बॉन्ड हैबर साइकिल। अब ये बॉन्ड हैबर साइकिल क्या है, थोड़ा सा अगर हम पास्ट में जाएंगे तो सारे स्टूडेंट्स क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, है ना। तो वहां पे हम लोग हेसेस लॉ एक पढ़े थे और हेसेस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़े थे ये बॉन्ड हैबर साइकिल। चलिए तो पुराने यादों को थोड़ा ताजा करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज बॉन्ड हैबर साइकिल। नाम से क्लियर होगा, ये एक साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट साइक्लिक सिस्टम। ठीक है। तो जैसे क्या है कि जैसे मान लो ये है क्या, द बॉन्ड हैबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड टू डिटरमाइन अदर थर्मोडायनेमिक डाटा। थर्मोडायनेमिक डाटा इन द सेंस हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। ये सारे थर्मोडायनेमिक डाटा में आते हैं क्योंकि ये सारे एनर्जी रिलेटेड है और थर्मोडायनेमिक्स हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना, एनर्जी रिलेटेड। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर द लैटिस एनर्जी ऑफ टू डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स। ऑब्वियस सी बात है, दो का अगर लैटिस एनर्जी निकल जाएगा तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं थ्रू दिस साइकिल। अब इस साइकिल में क्या होता है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया। इसके बाद हम लोग दो ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग देखेंगे जिसका बॉन्ड हैबर साइकिल। तो देखो होता क्या है इसमें कि हम लोग एक सॉलिड पार्टिकल लेते हैं, ए एक सॉलिड है और हाफ B2 ले रहे हैं और बना रहे हैं AB। ठीक है। अब कोई भी अगर रिएक्शन होता है, कहीं पे भी कोई रिएक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है या तो वहां से हीट निकलता है या तो हीट एब्सॉर्ब होगा। आइदर दैट रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। समझ में आ रही बात। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी जैसे एक सॉलिड लेते हैं A और उसको एक गैसियस B2 के साथ, B2 मॉलिक्यूल है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो एक AB सॉलिड बन रहा है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब इतना एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब हो रहा होगा, डेल्टा HF नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं जिसको। अब इसको कैसे हम लोग रिएक्शन करेंगे, तो लैटिस एनर्जी हमको पता है किसको बोलते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन गैसियस आइसोलेटेड कैटायन एंड गैसियस आइसोलेटेड एनायन। मतलब वैसा एनर्जी रिलीज होता है जिसमें कैटायन और एक एनायन आपस में जुड़ता है। तो सबसे पहले इन दोनों को हमको कैटायन और एनायन में ले जाना होगा ना, तभी तो लैटिस एनर्जी आएगा। उसका क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले सॉलिड को हम लोग गैस में ले जाएंगे। सॉलिड को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में। तो कोई भी चीज को सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा H SUB। ठीक है। तो यहां पे मैं सबका ये लिख देता हूं ताकि इजी होगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लो कहीं अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो जो वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। डेल्टा H सब, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये हो गया डेल्टा H सब। इसके बाद क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है, तो ध्यान देना A+ बन गया ना, तो ये तो लिख ही दिए हैं, क्लियर। अब जरा ध्यान से समझना। अब इसके बाद क्या है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन एनर्जी। तो डेल्टा H डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है उसका आधा लेना है। तो ये गैस में है, ऑब्वियस गैस में तो गैस में ही रहेगा।
अब यहां में हमको माइनस करना है, मतलब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डालना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, बहुत सारे जगह में वो भी लिखा हुआ रहता है। अब एक कैटायन और एनायन जब बना तो वो क्या करेगा, आपस में जुड़ेगा एबी बनाने के लिए, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा, लैटिस एनर्जी। यस, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो हेसेस लॉ जब हम लोग पढ़ते थे ना, वो बोलता था कि कोई भी चीज अगर एक बार में हो, कोई भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर बार में हो जाए, तो जितना एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, चाहे वो मल्टीपल स्टेप में भी हो, उतना ही एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा। तो जैसे मान लो यहां पे एक रिएक्शन किए तो इतना एनर्जी क्या हुआ, रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो भाई अब इस रिएक्शन को इतने पाथ के थ्रू जा रहा है, तो भाई ये इक्वल टू हो जाएगा सबका समेशन, ये सब आपस में जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास सब सारा डाटा रहा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर ये एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सारा रहा, तो हम इजीली यू निकाल सकते हैं ना। और ध्यान रखना, ये सारा डाटा एक्सपेरिमेंटल होता है, ये थ्योरेटिकल नहीं होता है कि भाई ये कम होगा, एकदम परफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2 CO2 बनता है, उसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, -393.5 किलोजूल पर मोल। तो ये फिक्स डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। चीज समझ में आया? तो उसी तरह ये भी, तो इस तरह से आई होप यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया कैसे बॉन्ड हैबर साइकिल कंस्ट्रक्ट होता है। सबसे पहले फिर से समझा रहे, सबसे पहले सॉलिड से गैस सब्लिमेशन लगा देंगे, फिर आयनाइजेशन एनर्जी A+, उसी तरह B2 को एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन से B, ध्यान रखना B2 नहीं लेना है, एक B लेना है, फिर वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी B-, और उसके बाद A+ और B- मिलके AB बनेगा, दैट इज U, मतलब लैटिस एनर्जी वहां से रिलीज हो रहा है। क्लियर? और उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहां से ये अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ हम लोग लेते हैं साइकिल्स। ये तो एक जनरलाइजेशन था, ये एक जनरलाइजेशन था। अब देखते हैं कुछ साइकिल लेते हैं जिससे ये चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे स्टेप है, जो स्टेप मैंने समझाया वही है। सबसे पहला क्या होगा, सॉलिड से गैस, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं तो टेंशन नहीं लेना है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब मॉलिक्यूल से एटम की ओर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट में है लैटिस एनर्जी। भाई ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई साइकिल बनाने आए तो इस चीज को जरूर मेंशन करना, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, बॉन्ड हैबर साइकिल, मिनिमम तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है 8 मार्क्स 10 मार्क्स से कम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और भाई एक चीज समझ लेना, इस साइकिल के थ्रू नंबर उठाना एकदम लड्डू वाला चीज है। खाली तुम अच्छे से स्टेप लिख दोगे ना, नंबर पूरा मिल जाएगा, कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखो जैसे एक साइकिल है NaCl का फॉर्मेशन। NaCl का फॉर्मेशन में क्या करेंगे, ध्यान देना, सेम उसी तरह सॉलिड से पहले गैस, गैस से पहले Na+, फिर इस गैस से Cl, फिर Cl-, डेल्टा HF0। बॉन्ड हैबर साइकिल के थ्रू देखो यही चीज तो वहां पे भी किए थे ना हम लोग, सेम चीज किए थे वहां पे। क्लियर है? समझ में? अगर मान लो सबका डाटा दिया हुआ रहा तो तुम यू इजीली निकाल सकते हैं, लैटिस एनर्जी। उसी तरह सिमिलरली एक और है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे? यहां तक तो मामला एकदम सेम है, यहां के बाद देखो दो आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों भाई? तो Mg जो है ना, MgO में Mg2+ और O2- रहता है। MgO में Mg2+ और O2- रहता है। अगर ऐसा है तो Mg से Mg2+ डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना, देखना यहाँ 2+ ऊपर होगा, वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। Mg से Mg2+ होगा ना, तो Mg से Mg2+ के केस में क्या होगा, सबसे पहले Mg से Mg+ बना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर Mg+ से Mg2+ बना, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह O से O2- बनने में E1 लगेगा और E2 लगेगा। बस काम वही है, डेल्टा HF0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे का ये और U सबको आपस में जोड़ देंगे तो हम लैटिस एनर्जी, सब वैल्यू दिया तो लैटिस एनर्जी इजीली निकल सकता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो है इसका एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला लैटिस एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट वाला है। अच्छा, यहां पे तुम लोग देखो क्यू क्या है, कहीं कहीं पे तुमको ध्यान रखना, ये जो रहेगा ना क्यू भी दे देता है डेल्टा एच एफ नॉट, इसीलिए मैं वहां पे अलग अलग भी वैल्यू को लिख दिया हूं। हमेशा जरूरी नहीं है कि यही रहे, कभी हो सकता है तुमको ऐसा लगेगा क्यू है तो क्यू क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये तो सब्लिमेशन, ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, कभी कभी ऐसा भी मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कब रहेगा सर, थोड़ा सा ध्यान देना, इसके लिए मैं यहां पे लिख के थोड़ा एक चीज दिखा देता हूं, कभी हो सकता है ऐसा भी मिल जाए, इसीलिए मैं इसको जानबूझ के मैं यहां चेंज नहीं किया। देखो, जैसे मान लो मेरे पास A2 है, यहां से मेरे पास हमको क्या बनाना है A, तो A2 को तोड़ने के लिए मान लो मेरा जो एंथैल्पी है वो डेल्टा H डिसोसिएशन तोड़ दिए, पर क्या हमको 2A चाहिए, नहीं, हमको तो एक ही A चाहिए ना, तो 2A से एक बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना, आई बात समझ में, या उल्टा हो गया, सॉरी, रुक जा, उल्टा हो गया एक चीज, रुको। हाँ, जैसे हमको 2 से एक ही चाहिए तो इसको क्या करना है, हाफ करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ये भी तो आधा होगा ना, समझ में आया, हाफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGH, इलेक्ट्रॉन गेन प्लस लैटिस एनर्जी, इस तरह से हम लैटिस एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम लोगों को पता है लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, यहां से पता चल जाएगा, दो एटम, दो मॉलिक्यूल का हम लोग लैटिस एनर्जी निकाल के इजीली हम बता सकते हैं, और उसका आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। चलो, उसके बाद कंपेयरिंग आयनिक कंपाउंड, द बॉन्ड हैबर साइकिल कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द लैटिस एनर्जीज ऑफ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स व्हिच हेल्प्स in understanding the trend in ionic bond strength such as the effect of ion size and charge। मतलब अगर हम 2-3 का हम लोग लैटिस एनर्जी अगर हमको पता चल गया बॉन्ड हैबर साइकिल के थ्रू, तो हम उस केस में सबका हम लोग आयनिक चार्ज, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ के साथ भी साइज इफेक्ट और चार्ज दोनों का, आयन साइज और चार्ज दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई इसका क्या इफेक्ट हो रहा होगा, आयन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, ऐसे सारा चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए है ना। साइज इफेक्ट याद करो, है ना, चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया किसका, बॉन्ड हैबर साइकिल का। तो इस तरह से हम लोग लैटिस एनर्जी का जो कंप्लीट ये था वो खत्म हो गया, अब लैटिस एनर्जी में कुछ बचा हुआ नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग पैकिंग के साथ, रेडियस रेशियो रूल, पैकिंग इन आयनिक क्रिस्टल, जिसमें 1D 2D 3D बात करेंगे, सारे डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद भी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा ये चैनल को स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।